देखो कल जो होमवर्क दिए थे तो उस होमवर्क में सबसे पहले ये जान लो कि साइनाइड था। तो साइनाइड का जो होता है माइनस, इसका अगर स्ट्रक्चर लिखोगे साइनाइड का, तो साइनाइड का स्ट्रक्चर लिखोगे तो C ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये जो माइनस होता है वो किस पे होता है, कार्बन। ये स्ट्रक्चर होता है। अब तुम सोचो जरा सा कि नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इस पे -3 आएगा और कार्बन पे कितना आएगा, +3। तो तुम सोचो पूरे कार्बन पे अगर पूछा जाए कि कंप्लीट चार्ज कितना हुआ, तो जो कंप्लीट चार्ज होता है मॉलिक्यूल में वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, +3 प्लस ये -1, तो टोटल आ जाएगा कितना, +2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। तो साइनाइड में पूछेगा कि कार्बन पे कितना चार्ज है, तो +2। फाइनली जो हुआ इस पे कितना हुआ चार्ज, +2। भाई टोटल जोड़ो ना, तो +2, और नाइट्रोजन पे कितना, -। उसी तरह से ACN माइनस का बात करो, इसमें क्या होता है, थायोसाइनेट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, एस सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये माइनस किस पे होता है, सल्फर। अब तुम सोचो जरा सा कि ये जैसे ही खींचेगा तो इस पे आ जाएगा क्या, -3, और इस पे क्या आ जाएगा, +3। लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अब तुम सोचो हम तुमको बताए थे कि सल्फर होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या, कार्बन। लेकिन कार्बन यहाँ पे न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव। तो ऐसे भी सोचा जाता है कि पॉजिटिव के पास कमी है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर काम नहीं करता। अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करते हो तो हम ऑर्गेनिक में बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाला जाता है। तो 1 2 इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड गिन कर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp क्या जाएगा, एक ये वाला, एक ये 2, और लोन पेयर भी तो है। तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जोड़ो। सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ही बताओ। सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर खत्म हो गया, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 4, तो sp क्या आ जाएगा, 3। तो sp वाला में s का कैरेक्टर ज्यादा, इसमें s का कैरेक्टर कम, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब खींचने के कारण इस पे +1 आया, और इस पे क्या, ये -1 आया, और इस पे क्या आया, प्लस। तो पहले ही बताओ सल्फर पे कंप्लीट कितना चार्ज आया, बताओ, +1 अब प्लस -1 ये वाला, तो टोटल कितना आ गया इसका। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना, 0। कार्बन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 कार्बन का बताओ भाई ऑक्सीडेशन नंबर, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्लस -1, तो कितना आ जाएगा, +2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -3। तो सबसे पहले तो ये सब स्ट्रक्चर तुमको मालूम होना चाहिए, तब जाके तुम बना सकता है। दूसरा बात, N3- एजाइड बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, एजाइड। इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट। इसको साइनेट बोलेंगे। अब देखो इसका जो होगा, ऐसे डायरेक्ट सोचो कि 3 नाइट्रोजन पे कितना माइनस, 1 माइनस। इसका मतलब पूरे पे अगर तुमको पूछ दे कि मैंने 1 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुम सोचो जरा सा कि 3 नाइट्रोजन पे -1, तो 1 नाइट्रोजन पे -1/3, और नहीं तो 1 नाइट्रोजन का x मान होता है, 3 नाइट्रोजन का कितना हो गया, 3x, और टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो चार्ज के बराबर, तो -1, तो x इक्वल टू कितना, -1/3। तो एजाइड में पूछ देगा कि नाइट्रोजन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, तो -1/3। अब जो कल क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन में ये तीनों कंपाउंड यूज हुआ था। अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा बात, यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक, यहाँ ये लाइन, चलो लिखो इसको।
देखो जिसको स्ट्रक्चर ना मालूम है इस सब में ऑक्सीडेशन नंबर संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। जल्दी से लिखो इसको। नीचे तक दिखता है नहीं इसका, नीचे तक। चलो हो गया, देखो समझना है पहले। देखो तो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला AS2S3 यही था ना, ये कन्वर्ट हुआ कौन चीज में बताओ, H2H3 था, H3AS बोलो ना यार, O4 प्लस हाँ SO4 2 माइनस। अब इसमें करा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ध्यान देना, तुम सोचो जरा सा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी वेरिएबल होता है, इसका हम लोग को पता ही नहीं है, तो वैलेंसी से पता चलेगा ना कि इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, तो एक AS पर कितना 3 और एक सल्फर पे कितना 2, लेकिन इधर वाले पे क्या होगा निगेटिव, इधर वाले पे पॉजिटिव, तो ये +3 हो गया एक पर, और ये कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ आओ, 4 दूना कितना हो गया 8, ये +3 तो ये कितना आ जाएगा +5। अब ये देखो 4 दूना 8 प्लस कितना आ जाएगा 6। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो, आर्सेनिक का भी चेंज हुआ, ये 3 है, ये कितना हो गया 5। सल्फर का भी चेंज हुआ, तो यहाँ पे इसका n फैक्टर अगर निकालोगे तो n फैक्टर AS का और प्लस n फैक्टर किसका सल्फर का। तो चलो AS का निकालो भाई, तो एक के लिए यहाँ 3 है, एक के लिए यहाँ 5, तो 5 - 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 बताए थे। और यहाँ सल्फर का देखो 6 और यहाँ -2, 6 - -2 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये 24 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, टोटल कितना आ जाएगा 28। आंसर इस तरह से n फैक्टर। दूसरा बोलना क्वेश्चन K4FeCN का होल 6, ये कन्वर्ट हो गया K प्लस में Fe3 प्लस में CO3 2 माइनस में NO3 माइनस में। चलो भाई यहाँ देखो आयरन पर कल बताया, देखो अगर तुमको पता चले कि E +4 है, टोटल को जोड़ के 0 आना चाहिए, ऐसे पहले डायरेक्ट सोचो, साइनाइड का एक साइनाइड पर 1 माइनस होता है तो 6 पे 6 माइनस, ये +4 तो ये +2, आयरन का पता चल गया। पोटेशियम का +1 होता ही है। अब साइनाइड में अलग अलग नाइट्रोजन का बताओ कितना बताए थे, कार्बन का कितना बताए भाई। साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस, ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये -3, ये इसके कारण +3, टोटल आ जाएगा +2। बोलो अब बताओ इसमें जो कंपाउंड का N फैक्टर कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का, चाहे तुम फॉर्मूला लिख दो, जैसे यहाँ लिखे K4Fe साइनाइड का 6 क्या आएगा बताओ। देखो तो पोटेशियम का चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक पोटेशियम पे 1 प्लस था, 1 प्लस है। आयरन का चेंज हुआ है तो N फैक्टर आयरन का प्लस
कार्बन का चेंज हुआ है, यहाँ पे प्लस 4 है, 3 दूना 6 तो -2 लाने के लिए 3 दूना 6 तो ये +5। नाइट्रोजन का भी चेंज हुआ तो n फैक्टर किसका, कार्बन प्लस n फैक्टर किसका, नाइट्रोजन का। ये टोटल जोड़ दो। Fe का बताओ, 2 है यहाँ 3 हो गया तो 3 - 2 × 1 प्लस कार्बन का देख, कार्बन 6 है, ये ध्यान रखना, होल 6 है ना, तो कार्बन का 2 यहाँ पे 4 तो 4 - 2 इंटू कितना 6 प्लस क्या नाइट्रोजन का 5 हो गया, 5 - -3 आई इंटू कितना 6। टोटल जोड़ो, 5 3 8 से 48, 4 में से तो 12 ये 1, टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा 16। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बोलो। BaSCN का होल ट्वाइस चेंज कर गया, बोलो Ba 2 + SO4 2 माइनस CO3 2 माइनस, उसके बाद बताओ NO3 माइनस। देख लो यहाँ पे तो +5 आ जाएगा, कितना +4 आ गया, ये लिखे ना अभी, कर लो ना, 3 दूना 6 तो +4, यहाँ पे बताओ +6। अब यहाँ आओ, Ba पे तो 2 हो गया। अब हमको बताओ सल्फर पे अभी बताए थे HCN माइनस में सल्फर पे कितना, देखो देखो सल्फर पे कितना 0, सल्फर पे 0, कार्बन पे बोलो +2, ये चलो इसका n फैक्टर निकालो, दिख रहा है ना, n फैक्टर बोलो तो सल्फर का चेंज हो रहा है, 0 से हो गया 6, 2 से हो गया 4, -3 से हो गया +5। बेरियम का देखो +2 तो +2, इसका कोई चेंजेज, तो चलो बताओ भाई सल्फर का निकालो, 6 - 0 इंटू कितना 1 प्लस कार्बन का बोल जल्दी से 4 - 2 × 2 इंटू कितना 2 प्लस नाइट्रोजन का बोलो 5 -3 इंटू कितना 2। अब सोल्व करो, कितना आ जा रहा बताओ, 6 दूना 12 प्लस 2 दूना 4 प्लस 5 3 8 दूना 16, टोटल बोलो कितना आया 32 आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन होगा, बोलो भाई PbN3 का होल ट्वाइस। हाँ ठीक है, चलो मिटा दें इसको, देख लो आ रहा समझ में, हाँ देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बोलो, PbN3 का होल ट्वाइस, दिख रहा है ना इतना ऊपर, चेंज कर गया, बोलो Pb3O4 प्लस NO3 माइनस। ध्यान देना यहाँ पे Pb का कितना है +2, N पे बताया था ना 1 - 1/3 एक पे, यहाँ ध्यान दो 4 दूना 8, यहाँ +8, देखो टोटल तो 0 आना चाहिए जोड़कर, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 दूना 8 -8, तो इसका +8 आया होगा, तो 3 गो के लिए ना प्लस 3 Pb के लिए ना +8 आया, एक के लिए कितना आ जाएगा बताओ +8 बाई कितना 3, ये बताओ भाई -6, तो ये कितना आ गया। अब बताओ Pb का +2 से हो गया 8/3, नाइट्रोजन का हो गया -1/3 से +5, तो यहाँ पे इस कंपाउंड का n फैक्टर अगर निकालोगे तो n फैक्टर Pb के अनुसार प्लस n फैक्टर नाइट्रोजन के अनुसार, तो Pb का बताओ जल्दी से 8/3, अच्छा ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है 8/3 बोलो, तो 8/3 माइनस कितना 2 इंटू कितना 1, भाई Pb एक ही है ना, अरे ये 2 तो इसके लिए केवल है, जिसको घेरे हैं उसी के लिए ना, प्लस बोलो नाइट्रोजन का बताओ पहले, नाइट्रोजन 3 दूना 6 है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन के लिए एक के लिए निकालो 5
-(-1/3) इंटू कितना 6। सोल्व करो। 3 दूना 6, देखो इधर 3 दूना 6, 8, 2 बाई कितना आ गया प्लस, ये बताओ प्लस हो जाएगा तो 16/3, 16 × 96/3, तो टोटल सोल्व करके कितना आ गया 98 बाई कितना 3। यही आंसर हो गया। इस तरह से n फैक्टर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखो अब अगला ध्यान देना। देखिए, अगर मान लिया जाए अब हम लोग पढ़ेंगे n, कर लोगे ना n फैक्टर ऑफ देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे n फैक्टर ऑफ क्या H2O2। ध्यान देना, H2O2 जब कन्वर्ट होता है तो H2O प्लस क्या है O2 में, पता है कि नहीं? यहाँ पे कल भी बता दे, ये -1, ये -2, ये क्या अकेले है तो 0। तो इसका जनरली ये रिएक्शन होता है। तुम सोचो कि -1 से चला गया -2 में, -1 से चला गया 0 में, तो यहाँ पे तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ से कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। अब तुम सोचो जरा सा कि अगर जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको, तो इसका तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, पूरे कंपाउंड का पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अनुसार क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज क्या रिड्यूसिंग। तो दोनों एक साथ अगर n फैक्टर निकाला जाए इसका, तो n फैक्टर निकालोगे तो दोनों का क्या बताए थे, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन। तो N1 इंटू N2 बटा N1 प्लस क्या N2, ये डिस्प्रोपोर्शनल के लिए बताए थे। तो यहाँ पे देखो इसके अनुसार देख लो, -1 तो -2 तो +1 आएगा इंटू 2 तो 2 आ जाएगा इंटू 2, ये 2 कहाँ चला इसके अनुसार कल करके बता चुके हैं, देख लेना पिछला वीडियो में। ये कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं। लेकिन देखो बताते हैं, अगर सेपरेट पूछा जाए, मतलब कहने का मतलब हुआ कि H2O2 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्या रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर क्वेश्चन बोल दे तुमको कि तुम हमको ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा अगर ये एक्ट करेगा, व्यवहार करेगा, तो उस केस में इसका n फैक्टर बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करेगा तो उस केस में इसका n फैक्टर बताओ। तो अलग अलग लिखते हैं। अब बताओ H2O2 अगर H2O में कन्वर्ट हो रहा है और H2O2 O2 में भी कन्वर्ट हो रहा है और आगे टूट कर, तो इस केस में -1 से -2 गया, तो यहाँ पे क्या हुआ पहले ही बताओ। यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ, बोलो, तो रिडक्शन हुआ तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस केस में n फैक्टर बताओ तो 2 आ जाएगा। देखो लाए ना भाई, कैसे देखो सोल्व करो, -1 -2 इंटू कितना 2, तो ये आ गया 2। अब कहेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा अगर व्यवहार करेगा तब, तो देखते हैं H2O2 कन्वर्ट इनटू O2 -1, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा था रिडक्शन, लिख चुके हैं। अब बताओ कि रिड्यूसिंग एजेंट जब है तो n फैक्टर इस केस में बताओ इसका कितना हो जाएगा 0 -1 इंटू 2, तो इस केस में भी 2 आया। इसका मतलब कि जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करे या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करे, हर हाल में उसका n फैक्टर कितना। लेकिन ये पूरा कंप्लीट अगर रिएक्शन देकर पूछे तो n फैक्टर कितना आएगा, हाँ
एक आएगा। आज समझ में बोलो। अब देखो H2O2 का तुम पढ़ा चुके थे, याद करो स्टोइकियोमेट्री में कंसंट्रेशन टर्म में कि H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताए थे, याद है? H2O2 का क्या बताए थे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मिटा दें? हाँ? देखो ये तो लिखा हुआ था कट, वो रहने देते हैं। अभी देखो इधर समझना पहले। तो H2O2 का फॉर H2O2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद कर ले, ठीक है? समझ में आ रहा बात? H2O2 का तुमसे पूछेगा कब, जब ये वेन act as oxidizing agent and क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा तो एन फैक्टर कितना बोलेंगे? 2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा अगर ये एक्ट करता तो इसको क्या बोलेंगे अपना? और कर दो, दोनों में से कोई एक ही ना। तो देखो यहाँ पे, तो इस केस में एन फैक्टर इसका कितना बोलोगे? H2O2 का कितना बोलोगे? अभी सोल्व किए हैं 2। वो चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करे या किसके जैसा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। अब ध्यान से सुनना पहले मेरा बात। तो मोलरिटी बराबर याद करो, बताए थे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बटा 11.2 लाए थे, याद करो। ये फॉर्मूला बताए थे, ये मोलरिटी बताते। ये मोलरिटी तो तब लगाएंगे जब इसका एन फैक्टर कितना होता है? 2। ठीक। एक चीज और जान लो, नॉर्मलिटी बराबर, हालांकि नहीं पढ़ाए हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ये हम सोल्व करेंगे, प्रूव करेंगे आप लोग को आगे इसी में। अभी तुरंत 10 मिनट के बाद प्रूव होगा ये। अभी तत्कालिक याद रखो कि नॉर्मलिटी जो होता है मोलरिटी इंटू क्या? एन फैक्टर। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये नॉर्मलिटी है। ये क्या है? नॉर्मलिटी। अभी थोड़ा सा याद रखो। तो बताओ, अगर H2O2 का मोलरिटी पूछेगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बटा 11.2 प्रूव किए थे। यहाँ पे अगर नॉर्मलिटी का बात किया जाए तो नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी। तो मोलरिटी का वैल्यू ये बैठा दो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई कितना? 11.2 इंटू एन फैक्टर H2O2 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे रिड्यूसिंग एजेंट के केस में 56 बार में 5.6। मतलब फाइनली नॉर्मलिटी अगर पूछा जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाई आ जाएगा 5 क्या से। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना। मोलरिटी बोलेगा तो 11.2 बटा में कर देगा, और अगर नॉर्मलिटी बोला तो 5.6। कैसे? 2 से कर जाएगा ये, है कि नहीं? तो ये कब लगाएंगे? जब ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा तब लगाया जाता है। और कैसे सोल्व किए जो ध्यान रहा, ये फॉर्मूला पहले बता चुके थे और ये अभी हम प्रूव करेंगे कुछ देर के बाद। जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ाएंगे तो इसमें प्रूव होगा कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। चलो लिखो फटाक से, इसमें लिखो जल्दी से। तो ये था H2O2। ये सब टाइट्रेशन में यूज होगा, ये ध्यान रखना। ये सब फॉर्मूला जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब पढ़ाएंगे या टाइट्रेशन उसी को बोलते हैं, उसी में ये सब यूज होगा। बिना एन फैक्टर का कोई उपाय नहीं है रिडॉक्स टाइट्रेशन। यहाँ तक दिखता है? यहाँ तक देखो अपन। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े अपना लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहो, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो,
उसके बाद हम लोग पढ़ लिए इसमें कि भाई n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये सब सारा चीज बता चुके। n फैक्टर बहुत सारा क्वेश्चन का बताया कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग जो है, अब अपना लोग जो पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट, या इसी को बोला जाता है, आरसीएम में लिखा हुआ है केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस, ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट या केमिकल, समझना पहले इक्विवेलेंट वेट क्या है जो बताते हैं। इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है। सोचो, वेट का यूनिट हम लोग जानते हैं कि ग्राम होता होगा, केजी होता होगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट एक प्रकार का नंबर। सबसे पहला चीज, इक्विवेलेंट वेट एक प्रकार का, तो लिखेंगे इट इज अ नंबर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट को ई से मोलर मास, अब एटम होगा तो एटॉमिक वेट, मोलर मास बाई एन फैक्टर होता है। मोलर मास बाई क्या, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर, आयन है तो आयनिक वेट बाई एन फैक्टर कर देना। कर लोगे? यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हुआ कि इक्विवेलेंट वेट का डिफिनीशन अगर बोला जाए तब मोलर मास और एन फैक्टर के रेशियो को क्या बोलते हैं अपना, एन फैक्टर बोलते हैं। मतलब कहने का हुआ दैट इज रेशियो ऑफ मोलर एटॉमिक वेट, या कहो मोलर मास, या क्या कह सकता है आयनिक वेट एंड एन फैक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलेगा, शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। ये इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट बोला, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एन फैक्टर, और एन फैक्टर का रूल बता चुके। जैसे एग्जांपल देखो, अगर तुमको बोल दे कि चलो भाई इसमें जो है Na+Cl2 बताओ NaCl बना, इसमें पूछा कि चलो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना, तो सबसे पहले एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर जो आएगा मोलर मास में भागा दे देना। जैसे देखो यहाँ 0, यहाँ पे +1, इसका भी 0, यहाँ कितना -1। चलो इसका पहले क्या निकालेगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालो, बहुत आसान है। एन फैक्टर जिसको आया इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, है ना। और छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा ये। तो एन फैक्टर बताओ, तो एन फैक्टर इसका डायरेक्ट बताओ भाई, 0 है 1 है तो 1 - 0 इंटू 1 सोडियम, तो 1 तो 1, इसलिए इक्विवेलेंट वेट बराबर बताओ जल्दी से। सोडियम का 23 होता है फॉर्मूला वेट, बाई कितना 1, तो कितना आंसर आ गया 23। चलो इसका एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर क्लोरीन का, यहाँ -1 यहाँ 0, तो 0 - -1 इंटू नहीं करोगे 2, भूल गया, तो कितना आ जाएगा बोलो, बोलो 2। इसलिए बता इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का कितना गया, फार्मूला वेट, तो 35.5 गुना 2, 71 बटा कितना 2, तो 35.5 ही आंसर आया। समझ में? देखा, एन फैक्टर अगर जानते हो तो इक्विवेलेंट वेट तुरंत बन जाएगा। जैसे देखो और भी एग्जांपल, जैसे अभी अपना लोग बताए थे कि PbN3 का होल ट्वाइस, ये कन्वर्ट हो गया Pb3O4 प्लस NO3 माइनस में, कन्वर्ट हुआ कि नहीं, दिख रहा है ना। अब इसका बोला कि इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना, भाई एन फैक्टर डायरेक्ट बताओ, अभी बताए थे 98/3, बोलो। अब बार बार सोल्व करके बताएं।
ये माइनस कितना 1/3, ये कितना 2, यहाँ +8/3, यहाँ कितना -8, यहाँ +5। सोल्व करो, देखो n फैक्टर 98 बाई कितना आ जाएगा 3। अब बताओ इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा क्या भाई, किसका इक्विवेलेंट वेट निकाला, पीबी n3 का होल ट्वाइस। तो इसका मोलकुलर वेट बटा कितना n फैक्टर, मोलकुलर वेट तुम अपना सोल्व करो इसका। अब बटा n फैक्टर कितना बैठाएगा 98/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3m बटा कितना आ जाएगा 98। ये आंसर हो गया। m का मतलब क्या, यहाँ पे m जो है ये क्या है, लिख तो चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, यहाँ पे मोलकुलर वेट नहीं हो जाएगा। अगर मान लो कि AS2S3 ये कन्वर्ट हो गया H3AsO4 प्लस SO4 2 माइनस ना। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट बोल रहा है आर्सेनिक का, इसका n फैक्टर बताओ। तो n फैक्टर डायरेक्ट बताओ कितना लाए थे, टोटल 28 है। तो टोटल ना बोलो, तो n फैक्टर कितना लाए 28। अब इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलकुलर वेट बटा n फैक्टर 28। करो आंसर लाओ। आर्सेनिक का एटॉमिक वेट अगर याद है तो बेटा 3296 है, इसका बैठा के जोड़ के जो आएगा मोलकुलर वेट बटा 28 करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? n फैक्टर अगर जानता है तो इक्विवेलेंट वेट का कहानी खत्म, नहीं जानते हो तो नहीं खत्म होगा। इसलिए n फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। चलो लिखो जल्दी से। जैसे और भी देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो जैसे एसिड वगैरह का क्वेश्चन रहेगा, तो एसिड वगैरह का रहेगा इक्विवेलेंट वेट निकालने का दिया, चाहे बेस का रहेगा इक्विवेलेंट वेट, तो सीधा उसमें ये देखेंगे कि कितना H लॉस किया, कितना OH लॉस किया, कितना H गेन किया, कितना लोन पेयर लॉस किया, ये सब। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरिक एसिड, इसी का दूसरा नाम बताए थे कि ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, तो किताब में ऑर्थो लिखा रहेगा। ऑर्थोफास्फोरिक एसिड कहे या फास्फोरिक एसिड, इन गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन क्या दिया हुआ है देखो भाई, फास्फोरिक एसिड को मान लो कि OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाया, तब बनाया मान लो कि H2PO4 माइनस और वाटर, फिर H3PO4 को 3-4 रिएक्शन दे दिया। सब में कहा कि इस रिएक्शन में बोला कि इसका निकालो इक्विवेलेंट वेट, इस रिएक्शन में बोला इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, HPO4 2 माइनस प्लस वाटर, फिर बोला कि H3PO4 प्लस OH माइनस, बोला कि भाई बताओ, तो PO4 3 माइनस दे दिया और रिएक्शन दे दिया। अब बोला कि इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, डायरेक्ट n फैक्टर, इसमें n फैक्टर, इसमें n फैक्टर। ये फास्फोरिक एसिड है, जितना H लॉस करेगा वही इसका n फैक्टर। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ बच कितना गया 2, तो लॉस कितना किया होगा 1, n फैक्टर 1, यहाँ n फैक्टर 2, यहाँ n फैक्टर 3, एक भी H नहीं रहा। चलो डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलकुलर वेट बाई n फैक्टर, डायरेक्ट एकदम यही एक फॉर्मूले होता है इसका, इसके अलावे कोई फार्मूला इक्विवेलेंट वेट का नहीं होता। तो बताओ मोलकुलर वेट इसका कितना 98, जोड़ो ना भाई, हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31, 16 4 64, 98, n फैक्टर 1, आंसर 98। यहाँ देखो 98/2 कर दो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49। इस 9-10 में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट वेट इसका बताओ खाली, हाँ n फैक्टर तो निकालना आना चाहिए। तो चलो कितना 98 बता कितना करोगे 3, तब 32 दिया 96, 6 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कर लोगे? समझ में आ रहा है ये? हाँ चलो लिखो जल्दी से, नहीं तो लिख लेना वीडियो से, टाइम ज्यादा है तो लगा बार बार रोकना पड़ता है। समझ में आ रहा ना?
ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ। तो एन फैक्टर पता, एसिड है, बेस है, तो उसको तो एच कितना लॉस किया, एच कितना गेन किया, ये सब पे लोन पेयर कितना लॉस किया, कितना लोन पेयर दिया, कितना प्रोटॉन गेन किया, लॉस किया, ये सब पे पता चल जाएगा। एन फैक्टर पर, एन फैक्टर इसीलिए तो एसिड का अलग बताए, बेस का अलग बताए, साल्ट का अलग बताए, और नहीं रहता डायरेक्ट ऐसा रहता। देखो अगर मान लो कि तुमको कह देता कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, बस इतना ही क्वेश्चन रहता। तो इस केस में तो रिएक्शन दिया नहीं दिया, तो एन फैक्टर बताए थे कि जितना H लॉस कर सकता है वही उसका एन फैक्टर। तो 3, तो एन फैक्टर यहाँ पे डायरेक्ट 3 बोले थे, मैक्सिमम वाला बैठाया जाता। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या आ जाएगा, 98/3 हो जाएगा। अगर मान लो कि तुमको इक्विवेलेंट वेट बोल दिया, और भी एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं, H3PO3 का, तो बताए थे कि तीनों हाइड्रोजन लॉस करता नहीं, याद करो इसका एग्जांपल होता था स्ट्रक्चर लिखकर, मोलिकुलर वेट जो भी है, अब बटा एन फैक्टर इसका कितना होता है 2। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का बोल दे अगर, तो मोलिकुलर वेट बटा 2, सल्फ्यूरिक एसिड 2 H लॉस करता है। इक्विवेलेंट वेट अगर बोल दे तुमको H3PO2 ना, तो इसका एन फैक्टर 1 होता है, तब m बटा कितना कर दो। अच्छा ये इक्विवेलेंट वेट इसका कितना जाएगा 98/2, 98 इसका भी जोड़ के आएगा 1664 32, सबका जोड़ के अपना बैठाओ, कर लोगे। तो ये सब इक्विवेलेंट वेट निकालने का इसका तरीका है। अगला देखो बता, लिख लोगे ना अपने से, अब वीडियो सब लिख लिया था, और जो बाकी था वो लिख लिया। देखो समझना पहले, जैसे बोला कि भाई बताओ KMnO4 कन्वर्ट इनटू Mn2 प्लस, क्या कहा देगा, ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे देगा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। कह सकता है कि नहीं कह सकता, बताया था ना KMnO4 का, ध्यान देना KMnO4। अब देखो इसमें एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और क्या बोला, न्यूट्रल मीडियम, डायरेक्ट याद करो, 135 एन फैक्टर था किसका, KMnO4 का, बेसिक में 1, एन में न्यूट्रल में 3, एसिडिक में 5। आंसर आ गया। बताओ भाई एसिडिक मीडियम में अगर करोगे तो m/5 कर देना इक्विवेलेंट वेट, इसका m/3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा m/1 हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट। अच्छा m/1 को m ही लिख देगा, चॉइस में m लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि m/1 खोजते रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब KMnO4 का मोलिकुलर वेट निकाल लो, जो आएगा यहाँ बैठा देना। पोटेशियम का मोलिकुलर वेट देखो 39, मैग्नीज का 55 और 16 4 64, जो जोड़ कर आ जाए, देखो 9 8 आ जाएगा, और 5 3 8 से 14, 14 1 15, तो m का मान 158 बैठा तो चले जाना, कर लोगे, बोलो, ये सब याद है तो तुरंत बन जाएगा। अगला देखो, कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, जैसे देखो आरसीएम का क्वेश्चन है, आरसीएम में क्वेश्चन एक है, तुमको दिया हुआ है कि KMnO4 से चला गया Mn2 प्लस, फिर आपको दिया हुआ है K2Cr2O7, K2Cr2O7 कन्वर्ट कर गया Cr3 प्लस में। बताए थे कि ये हमेशा डाइक्रोमेटिक Cr3 प्लस में, KiO3 I माइनस में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है ये देखो तो I माइनस में कन्वर्ट हो गया। और एक और क्वेश्चन दे दिया, लास्ट क्वेश्चन, यहां तक दिखता है, यहाँ
लास्ट क्वेश्चन दिया कि KClO3 कन्वर्ट हो रहा है, KClO3 कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में। अब पता है क्वेश्चन क्या करा है, करा राइट द फ्लोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब सबका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, जिसका ज्यादा जिसका कम रहेगा सबसे पहले लिखेंगे, उससे ज्यादा बढ़ते क्रम। यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या, बढ़ते हुए। सबका निकालो, यहाँ पे याद है 5, 7 में से 2 जगह 5 आएगा कि नहीं एन फैक्टर। तो बता इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ जाएगा, एन फैक्टर तो सब में निकालना पड़ेगा। बताओ जल्दी फटाक से बता, इसका 7 में से 2 गया 5 आ गया एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट 158/5 नहीं, यहाँ देखो 7 गुना 14 प्लस 2 तो माइनस 14 ना, प्लस 2 तो ये प्लस 12 प्लस 6 1 के लिए, तो 6 में से 3 गया 3, 6 दूना 12 कितना जाएगा 6, तो एन फैक्टर आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर m/6। यहाँ देखो 3 दूना 6 प्लस 1 तो प्लस 5 माइनस 1 हो गया तो 6 हो गया, 5 माइनस -1। एन फैक्टर बहुत तेजी से बताएंगे यार, 5 माइनस -1 इंटू 1 तो 6। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया मोलिकुलर वेट बटा कितना 6। अच्छा यहाँ पे मोलिकुलर वेट सब एम सब सेम थोड़ा लिख रहे हैं, यहाँ पे मोलिकुलर वेट इसका, यहाँ पे मोलिकुलर वेट पूरे का। यहाँ पे बताओ 3 गुना 6 ये भी 5, तो इक्विवेलेंट वेट बताओ m/ev कितना आ जाएगा 6। 5 माइनस -1 आएगा कि नहीं, कर लोगे। अब जिसका सबसे कम रहेगा उसको पहले, उससे ज्यादा अरेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 21 नंबर का, 21वां नंबर का था आरसीएम का, पेज नंबर 101 देखना। 100 से ही शुरू है इक्विवेलेंट वेट, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पे था तो बता दी। जैसे और भी क्वेश्चन है, जैसे देखो मान लो कि तुमको बोल दिया क्वेश्चन, देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि द साल्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 9 नंबर का क्वेश्चन। द साल्ट Na2HPO4 प्रोड्यूस वेन, या यहाँ पे लिख देगा फॉर्म्ड, ये वाला बना कब, वेन ऑर्थो फास्फोरिक एसिड इज रिएक्टेड विथ अल्काली। अल्काली का मतलब बताया था ना कि बेस होता है अल्काली, फुल स्टॉप। फिर कह रहा है इसी में कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोला। यही क्वेश्चन है, बहुत आसान। फिर से समझना, कहता है कि द साल्ट, ये साल्ट बना कब, जब वेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रिएक्टेड विथ अल्काली, मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को अल्काली से रिएक्शन किया तो ये वाला बना। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता, H3PO4, इसको रिएक्शन करवाया किसी अल्काली के साथ, तब बना कौन सी भाई, Na2HPO। कहता है इसका इक्विवेलेंट वेट बता, तो चलो ये रिएक्शन से एन फैक्टर बताओ। यहाँ का हाइड्रोजन है, यहाँ कितना बच गया, कितना लॉस किया 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया 2, इसलिए इसका बताओ इक्विवेलेंट वेट हो गया आंसर m बटा कितना 2, मोलिकुलर वेट बटा 2, मोलिकुलर वेट कितना आता है 98/2, कितना आ जाएगा 49। आंसर देखो कितना आसान है, लिटरेचर को समझना, समझ में आ रहा है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को अल्काली के साथ रिएक्शन कराया, ये कंपाउंड बना, तो कहता है इस रिएक्शन में बताओ तो फास्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट, नहीं बन जाएगा। चलो लिखो इसको,
चलो देखो, समझना पड़े। जैसे आप तुमको बोला कि इक्विवेलेंट वेट Al2O3 बताओ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बहुत आसान है, देखो इसको दो तरीका से तुम बना सकता है। एक तो सबसे पहले बोलेगा तो सबसे पहले क्या करो कि Al2O3 मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होता है, तो पहले एन फैक्टर इसका निकालना पड़ेगा। तो एन फैक्टर निकालने के लिए बताए थे कि इसको कंपाउंड को तोड़ना पड़ता है। तो अल्युमिनियम पे 3+ ओ पे 2-, लेकिन ये 2 अल्युमिनियम है और ये 3। तो टोटल याद करो कि एन फैक्टर बताए थे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल निगेटिव चार्ज। याद है, कोई भी कंपाउंड में बता दे कि अगर कंपाउंड दिया हुआ है उसमें पूछ दे कि तुमको एन फैक्टर, तो उसको उसका चार्ज जितना रहेगा प्लस वाला या तो माइनस वाला, तो बताओ 3 गुना कितना हो गया, 6। इसलिए अब बताओ इक्विवेलेंट वेट। चलो मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लो इसका। देखो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग उतना जल्दी बनाते नहीं है। बताओ अल्युमिनियम का 27 दूना 54 और 16 तिया 48, टोटल आ जाएगा कितना, 5 4 9 102 आएगा, 8 4 12 5 4 9। इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट आ गया 102 और बटा कितना 6, आंसर हो गया। या चॉइस में दिया रहेगा m/5, m/6, m/3 ऐसे रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, m/6 हो जाएगा। तो अगर आयनिक का मैंने देखो मेटल रहेगा और नॉन मेटल रहेगा तो पक्का है कि तोड़ के बनाया जाएगा, कारण आयनिक कंपाउंड होता है। ये जो होगा ये क्या होगा, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में चार्ज के बराबर होता है एन फैक्टर। तो चार्ज पता कर लेंगे, लिख देंगे, कर लोगे। जैसे मान लो, अच्छा इसका दूसरा तरीका क्या है तो सुनो पहले। अगर इक्विवेलेंट वेट Al2O3 लिखा तो तुम सोचो इसमें अल्युमिनियम भी है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। अल्युमिनियम और इसको जब तुम तोड़ेगा तो अभी तोड़ा हुआ है, फालतू का क्या टाइम लॉस करोगे है। तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना रहेगा तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है टोटल का इक्विवेलेंट वेट जोड़ देंगे तो पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे बताओ कि अल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हो सकता है कि नहीं। तो चलो अल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट अल्युमिनियम का, एटॉमिक वेट अल्युमिनियम का अब बटा एन फैक्टर, इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अब बटा क्या, एन फैक्टर। तो चलो जल्दी से बताओ अल्युमिनियम का बताओ भाई। अल्युमिनियम का 27 ना होता है, अल्युमिनियम का कितना होता है 27। तो बताओ यहाँ पे 27 बटा एन फैक्टर 3 कर सकता है। अच्छा 6 अगर लिखना है तो टोटल एल्युमिनियम का तब लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे, अब प्लस बताओ। चलो नहीं तो वही करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ भाई अल्युमिनियम 2 गो था, 27 दूना 54 अब बटा एन फैक्टर 6 ना भाई। इस पे कितना चार्ज है 6, तो 6 लिखे। अब प्लस 16 तिया 48 अब बटा इसका भी कितना 6, क्या इन्हें आ जाएगा 102 बटा 6। एलसीएम 6 जोड़ो तो 102 बटा 6 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा तुम सोच रहे हो कि एक एल्युमिनियम के लिए निकाले तो 27 बटा, तो एक एल्युमिनियम का चार्ज बैठाएंगे। जब एक एल्युमिनियम के लिए करके बैठाओगे तो एक एक एल्युमिनियम के लिए, एक एक ऑक्सीजन के लिए ना करोगे तो भी आंसर उतने आए। समझ में आया क्या बोले, जो कट रहा है तो कटाओ, कट ही जाएगा। नहीं कटेगा 17 बार में, तो चॉइस ये ना देके 17 दे देगा, 18 दे देगा, 20 दे देगा, जो देखो कटाओ नहीं यार, कर लोगे। तो 2 तरीका से बना सकता है, तुम तोड़ के सबका अलग अलग इक्विवेलेंट वेट निकाल के जोड़ दो, वो भी आ जाएगा। चलो अगला देखो। हम लोग अब इक्विवेलेंट वेट जो पढ़ेंगे अपना लोग, लिख लोगे, लिखो जल्दी से, नहीं तो इसको लिख लेना अपना वीडियो छोड़ दो जगह। चलो जल्दी लिखो, तो लिख ही लो।
कल हो गया। देखो तो देखो समझना पहले। अब इक्विवेलेंट वेट जो है, ये ध्यान रखना, सुनो पहले मेरा बात। इक्विवेलेंट वेट का और भी डिफिनीशन है ना, अदर डिफिनीशन। इक्विवेलेंट वेट का दे रहे है ना। अदर डिफिनीशन क्या है कि देखो, पहले जो है हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन के कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में और ऑक्सीजन के कंपेयर में दिया जाता था इसका डिफिनीशन। हाइड्रोजन के कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में और ऑक्सीजन के कंपेयर में दिया जाता था। हाइड्रोजन का बोला जाता था 1 पार्ट। कितना पार्ट? 1। अच्छा, पार्ट का मतलब अगर एक को ग्राम में लिख रहे हो तो इसको भी ग्राम में लिखेंगे, उसको केजी में तो इसको भी 1 केजी बोलेंगे। क्लोरीन का 35.5 पार्ट, ऐसा पहले डिफिनीशन दिया जाता था। लोग यही पहले पढ़ा था, जैसे हम इक्विवेलेंट वेट का जो डायरेक्ट दे दिया फार्मूला के अनुसार। और ऑक्सीजन का 8 पार्ट। ऑक्सीजन का कितना पार्ट? तो डिफिनीशन क्या दिया जाता था, जो सुनो, ये ध्यान रखना, ठीक। हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट, मान लो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का है, इसको रिएक्शन करा दिया ये तीनों में से किसी के साथ। तो अगर मान लो हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्शन करवाया, तो हाइड्रोजन का 1 पार्ट से ये जितना रिएक्शन करेगा, इसका जितना पार्ट, वही कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीजन का कितना पार्ट से, क्लोरीन का कितना पार्ट से, तो डिफिनीशन दिया जाता था कि द पार्ट ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विथ या रिप्लेस्ड बाई, देखो रिएक्शन करेगा या उसके द्वारा हटाया भी जा सकता, रिप्लेस्ड बाई 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन या 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, या नहीं तो कितना पार्ट, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। मतलब देखो, डेफिनेशन से हमको कोई लेना देना नहीं है यार, लेकिन बहुत सारा लोग यही सब लिखाता कि हाइड्रोजन का 1 पार्ट से, क्लोरीन का सिर्फ 35 पार्ट से और ऑक्सीजन का 8 पार्ट से जितना रिएक्शन करेगा। ये सब बाबा राज का चीज होगी, है ना। अब समझना पहले, तो अगर डेफिनेशन पूछे तो यही ज्यादा सही है, यही दिया जाता था पहले। अब ध्यान से सुनो पहले। अब 1 पार्ट हाइड्रोजन से कोई भी चीज जितना रिएक्शन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। 8 पार्ट ऑक्सीजन से जितना पार्ट रिएक्शन करेगा वो कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट। 35.5 पार्ट क्लोरीन से जितना करेगा। तो एग्जांपल देखो, समझना। एग्जांपल जैसे मान लो कि हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसका एग्जांपल, तो मैग्नीशियम को मान लो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तुमको, तब मैग्नीशियम और हाइड्रोजन मिलके मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा MgH2। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 थे, 2 लिख दिए, हाइड्रोजन का 1 थे, यहाँ 1 समझा। अब इस रिएक्शन में बोला कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो तुम सोचो कि इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बटा एम फैक्टर नहीं लगा देंगे, काय के लिए उतना सोचेंगे। ये पुराना जमाना के अनुसार बता रहे हैं, ये सब उतना काम करते नहीं, वही से बना डायरेक्ट बनेगा। तो ध्यान देना, मैग्नीशियम का पहले ही बताओ, यहाँ पे मोल कंसेप्ट से ये बताओ कितना मैग्नीशियम है, 1। तो 1 मैग्नीशियम का कितना वेट होता है, 24, तो 24 ग्राम लिख दिया। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है, बताओ 2 ग्राम हो गया, है ना।
तो तुम सोचो 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम मैग्नीशियम रिएक्शन किया, 24 और हाइड्रोजन का कै पार्ट में निकालना, पार्ट। तो निकाल कर देख लो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया 24 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से एक पार्ट, यानी 1 ग्राम तो 12 24/2। अच्छा ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया तो यूनिट हुआ। इसीलिए बोले थे कि कोवैलेंट बिट एक प्रकार का नंबर है। तो ये कितना आ जाएगा भाई बताओ, 12। ये जो 12 आया यही हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा ऐसे सोचो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम अगर तुमको निकालना रहेगा तो मैग्नीशियम का वेट कितना होता है 24, एन फैक्टर मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है बताया था कि मेटल रहेगा या नॉन मेटल तो वैलेंसी के बराबर एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर 2 नहीं होगा क्योंकि वैलेंसी 2, तो 12 दूना 24 नहीं कट गया। कौन आसान है, ये ऐसे करना कि ऐसे करना, इसीलिए फॉर्मूला से ही बनाता है डायरेक्ट। ये समझ में आया एन फैक्टर कैसे लाए। अरे मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है यार, तो वैलेंसी 2 हुआ ना। तो मेटल और नॉन मेटल का एन फैक्टर तुम लोग को रूल में बताए हैं कि मेटल और नॉन मेटल का एन फैक्टर जो होता है वैलेंसी के बराबर होता है। कर लोगे। अच्छा इसी चीज का अब तुम सोचो जो डिफिनीशन दिया गया हाइड्रोजन के कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो तीनों के केस में इसका बराबर आना चाहिए, इतने आना चाहिए तब ना सही होगा डिफिनीशन। तो चलो अब क्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकाल कर देखो, तो मैग्नीशियम को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो MgCl2 बनेगा। चलो मैग्नीशियम 1 है तो 24 ग्राम, तुम 24 पार्ट लिख सकता है, पार्ट में डिफिनीशन दिया तो 24 पार्ट लिखो। क्या बता क्लोरीन का 71 पार्ट हो गया क्योंकि 2 क्लोरीन है, बोलो ग्राम ही लिख दे, क्या दिक्कत है, ग्राम ग्राम कर जाएगा। तो अब इसका 71 ग्राम क्लोरीन के से रिएक्शन, तो 71 ग्राम क्लोरीन 24 ग्राम मैग्नीशियम, तो एक के लिए कितना बताओ 24 बटा कितना 71। अब बताओ कितना में निकालना डिफिनीशन के अनुसार 35.5 में, तो 35.5 में निकालोगे तो 24 बटा 71 गुना कितना 35.5, तो बताइए कितना आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं 12। देखो ना 2 बार में कट गया, 2 से ये कट गया 12, तो इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का आया कि नहीं आया पहले ही बताओ। उसके द्वारा भी 12 आया, इसके अनुसार भी क्या आया। अब ऑक्सीजन के अनुसार निकाल कर देख लो, इधर दिख रहा है, तो ऑक्सीजन के अनुसार निकाल कर देख लो। तीसरा एग्जाम्पल देखो बताते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, तो मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन का 2 तो कट गया, तो MgO बनेगा, बोलो। अब बताओ यहाँ पे ये 2 से बैलेंस करो, यहाँ भी 2 से बैलेंस हो गया। चलो 24 दूना ये कितना हुआ 16 दूना ये कितना हो गया 32। अब तुम सोचो 32 ग्राम ऑक्सीजन के कितना रिएक्शन किया मैग्नीशियम 48 ग्राम मैग्नीशियम हो गया, तो 8 ग्राम डायरेक्ट लिख दें, तो 8 ग्राम के लिए कितना 48 बटा 32 गुना 8 होगा, बोलो तो 8 और 32 12 और 48 आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ भाई, ये 8 है। हुआ कि नहीं। तो इसीलिए डिफिनीशन दिया था कि हाइड्रोजन का एक पार्ट, याद कर लो हाइड्रोजन का कितना पार्ट, क्लोरीन का 8। और ये ध्यान रखना नोट पॉइंट में कि ये जो हाइड्रोजन का 1 लिखे हैं, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 8, ये इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, अब वैलेंसी कितना होता है 2, तो 16 बटा 2 करो तो कितना आ जाएगा 8। अच्छा क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5, अब वैलेंसी 1 होता है, 2 8 7 होता है इलेक्ट्रॉन 35.5, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, वैलेंसी भी 1, तो 1 बटा 1 तो 1, तो इक्विवेलेंट वेट पूछेंगे हाइड्रोजन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना, एकदम रट जाओ, ऑक्सीजन का कितना 8। कर लोगे, लिखो इसको जल्दी से। पुराना जमाना के अनुसार प्रूव करता था कि इक्विवेलेंट वेट पहले ऐसे निकाला जाता था।
तो फाइनल देखो ये सब था पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन फाइनली घूम फिर के कहाँ पहुंच गया, इक्विवेलेंट बेड का फॉर्मूला बेड बटा n फैक्टर लगाइए, आंसर लाइए। अगला देखो अलग अलग एलिमेंट। अच्छा एक बात बताओ, मेटल अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, जब ध्यान देना, तुम सोचो जरा सा कि हाइड्रोजन से रिएक्शन किया था तो मेटल का वेट लिखे 24, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम जो लिखे ये 24, अब बटा कितना था, दो पार्ट था। अब सोचो इसमें एक से गुना करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, ठीक। इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का क्लोरीन के रिस्पेक्ट में सोचो 24 और क्लोरीन 71 35.5 आया था। अच्छा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाले 24 अब बटा ये 16 गुना 32 था, इंटू कितना था 8। एक बात बताओ कि 24 जो था ये क्या था, मैग्नीशियम वेट ऑफ मेटल, सीधा जाना वेट ऑफ क्या, मेटल। आई किसका वेट था, हाइड्रोजन का, बोलो वेट ऑफ मेटल बटा वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, वेट ऑफ मेटल बटा वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5, वेट ऑफ मेटल बटा वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये अच्छा हाइड्रोजन से मेटल रिएक्शन किया तो मेटल हाइड्राइड, क्लोरीन से था मेटल क्लोराइड, और ये ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड। तो 3 केस आता है, मेटल क्लोराइड, मेटल हाइड्राइड, है ना, अब मेटल ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट वेट हम लिख रहे हैं फॉर मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। अच्छा मेटल तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है कि मैग्नीशियम। तो मेटल अगर रिएक्शन किया हाइड्रोजन से तो जो ये बनेगा मेटल हाइड्राइड। हालांकि मेटल को M से IH। अब बताओ मेटल का वैलेंसी कोई तो जानता नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम रहता था जान जाते कि 2, क्लोरीन कोई भी मेटल रहता था नहीं जानते थे, कहाँ कितना लिखेंगे, और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। मेटल हाइड्राइड को MH से रिप्रेजेंट करता है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पहले बताओ कि मेटल हाइड्राइड जो लिखे ये मेटल हाइड्राइड, तब मेटल हाइड्राइड लिखने का मतलब मेटल भी और हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट अगर तुमसे पूछ दे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड, तो सीधा जान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अब प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अभी ना बताए थे कि मेटल और नॉन मेटल मिलता है आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे मेटल प्लस क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का। तो तुम सोचो जरा सा और करके कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड अगर लिखते हैं MHX लिख देना डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अब प्लस हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना बताया तुमको, ये याद रखना। अगर मेटल का मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20, तो मेटल हाइड्राइड का पूछ देगा 21 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। ये पहला फॉर्मूला हो मेटल हाइड्राइड। अच्छा इसी में मेटल हाइड्राइड में मेटल का इक्विवेलेंट वेट केवल पूछेगा, केवल किसका, मेटल का। तो अभी ना बताए वेट ऑफ मेटल अब बटा वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 करो या ये केवल मेटल का पूछेगा तब, अब मेटल हाइड्राइड का पूछेगा तो मेटल और हाइड्रोजन दोनों ना। दूसरा केस क्या है, फॉर मेटल ऑक्साइड का बात कर लें, किसका बात कर लें, मेटल ऑक्साइड कब हुआ होगा, मेटल ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तब मेटल ऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और मेटल का वैलेंसी ना मालूम है X, क्या यहां दिखता है, यहां तक, चलो यहीं तक, इधर लिखते हैं, ध्यान देना। तुम सोचो जरा सा कि अगर मेटल ऑक्साइड के केस में तुमको बोल दे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बताओ, मेटल ऑक्साइड डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, इसको मेटल ऑक्साइड पढ़ना बराबर क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बोले तो मेटल और ऑक्सीजन दोनों ना, तो ऑक्सीजन का। आप बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 8। तो ये फॉर्मूला हो। अगर मेटल का मान लो कि 12 है, मेटल का क्या, तो क्या देगा, ऐसे लिखेगा
कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, है ना, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 12, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट 12, और कह रहा है मेटल ऑक्साइड का बताओ, तो मेटल ऑक्साइड का 8 जोड़ देंगे उसमें, मेटल में कर लोगे उसी। अच्छा, इसमें केवल मेटल का पूछ देता कि मेटल ऑक्साइड के केस में मेटल का बताओ, तो वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड के केस में इंटू कितना करोगे। अच्छा, एक बात बताओ, देखो यहाँ पे मान लो कि तुमको मेटल का वेट दे है 10 ग्राम, अब मेटल ऑक्साइड का वेट दे है 22 ग्राम, और तुमको कहा कि इक्विवेलेंट वेट मेटल का बताओ, तो तुम दिमाग लगाओ, वेट ऑफ मेटल कितना है, अब बटा वेट ऑफ क्या, तो ऑक्सीजन का वेट ही, ये तो पूरे का ना है, तो ये पूरे का वेट है 22, मेटल ऑक्साइड का मतलब मेटल और ऑक्सीजन दोनों ना, तब मेटल अकेले उसमें कितना है, तो ऑक्सीजन कितना होगा नहीं निकाल लोगे घटा कर, बोलो कर लोगे ना। हाँ, ये नहीं कि ऑक्सीजन का वेट तुमको स्पेशल दिया रहेगा, चाहे ऑक्सीजन का दिया रहेगा, मेटल ऑक्साइड का दिया रहेगा, मेटल का ना दिया रहेगा। अगला देखो, और किसके लिए निकालेंगे अपना लोग बताओ, मेटल क्लोराइड। ऐसा तो दुनिया में बहुत हो जाएगा, मेटल सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं कि नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं कि नहीं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। तो ये बता, एक मेटल जब क्लोरीन से रिएक्शन किया होगा तो मेटल क्लोराइड बनाया होगा, मेटल का वैलेंस। चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड बताओ जल्दी से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, तो मेटल का इक्विवेलेंट मेटल का कितना नहीं मालूम, तो दिया रहेगा, और क्लोरीन का 35 लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ केवल मेटल का पूछ दे, मेटल क्लोराइड के केस में, तो वेट ऑफ मेटल बटा वेट ऑफ क्लोरीन इंटू कितना, ये सब फॉर्मूला याद रखना, लिखो इसको जल्दी से। देखो, समझना पहले, तो इक्विवेलेंट वेट तो निकाल लोगे सबका, किसका इक्विवेलेंट वेट कितना करेंगे ना करेंगे, इस है ना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिए कि इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 50, then find the equivalent weight of metal oxide, it's metal oxide। देखो ध्यान देना, मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकालना किसका है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना 50 और ऑक्सीजन का बताया जाएगी 8, कितना आंसर आ जाएगा। ये सब आता उता नहीं है, ये ऐसे जोड़ घटा आएगा, लेकिन याद रखना कि ऐसे यूज होता है इसे, किसी बड़ा न्यूमेरिकल में पहले मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट का जरूरत पड़ गया तो ऑक्सीजन का जोड़ कर निकाल लेंगे। आगे आप देखो, हम लोग को अब जो है, चलो इसको लिखोगे, लिखो जल्दी से, नहीं तो मिटाएंगे इसको, मिटा दे। देखो, समझना पहले, ध्यान समझना, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है कि पहले बता, फॉर्मूला वेट, बट मेटल है तो एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट आयनिक वेट बटा क्या एन फैक्टर। रियल में ज्यादातर कंपाउंड का मिलता है तो मोलिकुलर वेट बटा एन फैक्टर लोग बोलता है,
अब हम लोग जो पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को बोलते हैं अपना लोग इक्विवेलेंट। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, देखना ध्यान से। ग्राम इक्विवेलेंट को शॉर्ट में ऐसे लिखता है लोग, इक्विवेलेंट को इसी। बराबर, सीधे जान लो। इक्विवेलेंट इसी को बोलते हैं। इसको इक्विवेलेंट को भी ग्राम इक्विवेलेंट ही लिखेंगे, या इक्यू लिखोगे तो इक्विवेलेंट का जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला होता है वेट गिवन वेट। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा गिवन वेट ग्राम में बाई इक्विवेलेंट वेट, बाई क्या? इक्विवेलेंट वेट। मतलब कहने का हुआ कि ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे लिखो, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। वेट बटा क्या? इक्विवेलेंट वेट। कर सकते हैं कि नहीं? W क्या है भाई? तो वेट। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। W E क्या? इक्विवेलेंट। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले तुमको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। बोलो, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या आता है? फार्मूला वेट बटा एन फैक्टर। तब एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालो, फिर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। जैसे क्वेश्चन तुमको बोल दे, इधर क्वेश्चन लिखते हैं, देखो समझना। इधर एक और फार्मूला लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया कि फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट, या कह देगा इक्विवेलेंट ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4। ध्यान से, गिवन वेट तो पता चल गया, 4.9। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लो H2SO4 का। इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला वेट बटा क्या? फार्मूला वेट इसका कितना होता है? 98। और एन फैक्टर 2 हाइड्रोजन 2 लॉस करेगा, बोले थे। नहीं पता चलता तो तोड़ के देखो, H2SO4 को H प्लस और SO4 2 माइनस, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्ज बाई 2 कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले ही बताओ। इसलिए अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तब वेट बताओ, वेट बताओ 4.9। 4 पॉइंट कितना? 9। इक्विवेलेंट वेट बताओ 49। 49। आ गया 0.1 आंसर। तो ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता ही है वेट बटा इक्विवेलेंट। अच्छा, वेट जो होना चाहिए इन ग्राम, केजी में रहेगा तो ग्राम में लिखेंगे। क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ था, इसलिए केजी ग्राम में ही था। आया समझ में? अब ध्यान से सुनो, तुम सोचो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? यहीं पे हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। बाई क्या? एन फैक्टर। एन फैक्टर। तो तुम सोचो जरा सा कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हम लिख सकते हैं जी कि वेट बटा इक्विवेलेंट वेट को मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसको लिख सकते हैं वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या? एन फैक्टर। बोलो। अच्छा, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय फार्मूला वेट, मोल। तब मोल गुना पूरे को मोल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तब मोल गुना एन फैक्टर होगा कि नहीं? तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एक फार्मूला आ गया मोल इनटू एन फैक्टर। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो इसका क्वेश्चन बता दे, इसका क्वेश्चन तो बता दिए। इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आरसीएम का है। क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट of SO, find the equivalent per mole। पर मोल क्वेश्चन याद नहीं है ना? इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ H2S are there in oxidation, are there in oxidation, ऑक्सीडेशन शॉर्ट में ऐसा लिख दो 2SO2 बस यही क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यही है 24 नंबर का। पेज नंबर बता चुके हैं 101। पेज नंबर कितना? 101 का। फाइंड द इक्विवेलेंट पर मोल। पर मोल मतलब क्या मोल? तो मोल का संख्या देल है एक, पता करना पड़ेगा एन फैक्टर। कहता H2S आर ऑक्सीडाइज इन SO2, मतलब H2S
ऑक्सीडाइज हो गया SO2 में। दिख रहा है कि नहीं? एन फैक्टर निकालो इसका, यहाँ पे +2 तो ये -2, 2 दूना 4 +4 यहाँ -4। तो बताओ एन फैक्टर H2S का 6, क्योंकि 4 -2 इंटू 1 6। चलो लगाओ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू एन फैक्टर एन फैक्टर। सोचो मोल दिया हुआ था 1 और 6, आंसर कितना? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इंटू एन फैक्टर। मोल कितना? 1 पर मोल मतलब 1 इंटू 6। तो ये फॉर्मूला यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पूछेगा कि क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या बोलेगा? वेट बटा, अब बोलेगा मोल के टर्म में बोलो तो मोल गुना, बोलेगा इक्विवेलेंट वेट के टर्म में बोलो तो ये कहेगा वेट के टर्म में बोलो तो वेट बटा। कर लोगे? चलो लिखो इसे। ठीक है, चलो देखो। तो ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, या मोल इंटू मोल इंटू नहीं तो एन फैक्टर। अगर मोल दिया हुआ तो एन फैक्टर पता करो, मोल इंटू एन फैक्टर निकालो इक्विवेलेंट। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट बोल दे या इक्विवेलेंट, वही चीज बोले। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो तो वेट बटा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का बोलो मोल के टर्म में तो मोल इंटू एन फैक्टर। देखो तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग को जब हम याद करो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बताए थे तो इसमें बताए थे कि इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो 3 मेथड से बनाया जाता है। याद करो, एक था मोल मेथड, फिर से रिवीजन हो रहा है, मोल मेथड याद करो, पॉकरोल, और एक और हेडिंग दिए थे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या केवल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ क्या? केमिकल इक्विवेलेंस। तो तुम याद करो कि जब हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बताए थे तो मोल बता दिए थे, पॉकरोल बता दिए थे, ये नहीं बताए थे, याद है? तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। हम बोले थे कि ये बाद में पढ़ना है। सोचो कितना दिन के बाद ही अब आया, तो हरेक का अपना अपना जगह होता है कि कहाँ पे क्या चीज पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्या? केमिकल इक्विवेलेंस। बहुत आसान है, ध्यान रखना। या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एक ही चीज, ये नहीं तीसरा स्टोचियोमेट्री में पीओसी बताए, मोल बताए, और तीसरा बताया ही नहीं। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आज खत्म हो जाएगा। देखो, अगर मान लो कि ए नाम का बी नाम का कोई रिएक्शन किया तो सी और क्या बनाया? बी। मान लो इसका एन फैक्टर तुम निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर से, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लिया होगा, फॉर्मूला वेट बटा एन फैक्टर। इसका इक्विवेलेंट वेट E1 मान लो, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 मान लो, इसका इक्विवेलेंट वेट E3 मान लो, इसका इक्विवेलेंट वेट E4 मान लो। ठीक, इसका वेट मान, चलो पहले वेट मान लो भाई। इसका वेट मान लो यूज हुआ W1 ग्राम, इसका W2 ग्राम। वेट जनरली ग्राम में यूज होता है। इसका W3, इसका क्या? W4। इक्विवेलेंट वेट E1, इसका इक्विवेलेंट वेट E2, इसका इक्विवेलेंट वेट E3, इसका इक्विवेलेंट वेट E4। ठीक, समझ में आ रहा बात? तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में बताया गया कि दुनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट अभी तुम लोग को बताए थे, वेट बटा क्या इक्विवेलेंट वेट, बोले हैं कि नहीं? सबका ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ये दिखता है कि नहीं? ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो वेट बटा क्या होता है?
मतलब कहा क्या गया कि टोटल का केमिकल इक्विवेलेंस में, मतलब ये लॉ में बताया गया, अब होता ही है कि किसी भी मॉलिक्यूल का या कोई भी रिएक्टेंट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, टोटल का ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होता है, बराबर। अब तुम सोचो, ए का दिया रहेगा तब बी का नहीं निकल जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे। ए का दिया रहेगा सी का निकालना है, दोनों को बराबर करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या, डी। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, बता जरा फार्मूला। वेट बटा इक्विवेलेंट, द वेट बटा इक्विवेलेंट किसका, ए का। वेट बटा इक्विवेलेंट वेट किसका, बी का, बराबर हो जाएगा वेट बटा इक्विवेलेंट वेट किसका, सी का, बराबर हो जाएगा वेट बटा इक्विवेलेंट वेट डी का। कर सकते हो कि नहीं। अब जिसका दिया रहे, ध्यान रखना, ए का दिया हुआ बी का निकालना। मान लो ए का वेट भी दिया हुआ, ए का इक्विवेलेंट वेट भी दिया हुआ, इसका वेट दिया हुआ, केवल इक्विवेलेंट वेट निकालना था। इन दोनों का रेशियो बराबर करोगे कि नहीं। अरे रेशियो मैंने ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करो, यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अभी क्वेश्चन बताते हैं, और जितना भी न्यूमेरिकल रिएक्शन वाला न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान से सुनो, रिएक्शन का जितना भी न्यूमेरिकल आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ए का बराबर ग्राम इक्विवेलेंट बी का बराबर ग्राम इक्विवेलेंट सी का, डी का, ई का, एफ का, जिसका जिसका रहेगा सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। क्या लिटरेचर लिखाना पड़ेगा भाई, सबका बराबर होता है। चलो क्वेश्चन देखो, जल्दी से लिखो इसको। कभी भी कोई क्वेश्चन भी दिया रहे रिएक्शन का, तो इसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या कर दोगे, इक्वल। जैसे पहले पढ़ो क्वेश्चन, करा 5 ग्राम जिंक डिस्प्लेस्ड 4.846 ग्राम ऑफ कॉपर, 4.846 ग्राम कॉपर फ्रॉम ए कॉपर सल्फेट। जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है, हटाता है, किससे, फ्रॉम कॉपर सल्फेट। देखो जिंक को, इसका मतलब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन क्या, Cu है, यू है कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर को ये हटा देता, अपने जुड़ जाता, जिंक सल्फेट बनाया, और कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये है वो, तो क्वेश्चन पढ़ोगे 10 मिनट। अब करा कै ग्राम जिंक था, 5। चलो इसका वेट लिख, देख रहे हो ना, वेट दिया रहता है, वेट कितना भाई, 5 ग्राम। कितना ग्राम कॉपर को हटाया, 4.846। तो कॉपर का ना वेट दिया हुआ है 4.846 ग्राम दिया हुआ। अब कह रहा इफ जिंक हैज एन इक्विवेलेंट वेट कितना, तो जिंक का इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है कितना, 32.5। तो कहता है कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट बताओ भाई, ये वेट दिया हुआ था इसका, तुम सोचो जरा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे, जिसका दिया हुआ है, जिसका निकालना उसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसका, जिंक का इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट किसका, कॉपर का। ग्राम इक्विवेलेंट जिंक का बोलो 5/32.5 करें, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इसका वेट बोलो 4.846 बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, कॉपर। कॉपर का निकालना है ना, कॉपर का क्या करना है, निकालना है। इसको सोल्व करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बराबर क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4.846 इंटू 32 कितना 5, अब बटा कितना आ जाएगा 5, सोल्व करोगे 31.5 आ जाएगा आंसर। कर लोगे। अब सुनो, पहले सब लोग को बोला जा रहा है आरसीएम का पेज नंबर 100 से 101 का टोटल क्वेश्चन बना लेना है, होमवर्क यही रहा, टोटल क्वेश्चन, ठीक। आरसीएम का पेज नंबर कितना, 100 से 101 का टोटल बना लेना है। एक आध दो छूटेगा वो हम बता देंगे, जिससे जो नहीं बनेगा नंबर भेजोगे बता देंगे। चलो लिख लो।
ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट खत्म हो गया, समाप्त हो गया।